नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे 14 दिन की न्यायिक हिरासत की। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जस्टिस रजत वर्मा की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी के बाद सुनाया ये फैसला, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट के न्यायाधीश ने जेल से उपस्थित सभी आरोपियों की बात सुनी और 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जुडिशियल कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया। अब अगली पेशी 13 जुलाई को होगी। बता दें आपको कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने किसी भी आरोपी की रिमांड की मांग नहीं की। इस मामले की सुनवाई अयोध्या जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कोर्ट नंबर 1 के न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत में हुई। जून की शुरुआत में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान दानपात्र से नकदी और अन्य वस्तुओं की गबन गायब होने की आशंका सामने आई। इसके बाद मंदिर परिसर और दानपात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। फुटेज में एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिसके आधार पर आंतरिक स्तर पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में मामले को गोपनीय रखा गया था। मामले को तूल पकड़ने के बाद योगी सरकार एक्शन में आई और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद चंदा चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और अब शिकंजा लगातार कसता दिखाई दे रहा है। पेश करने के बाद कैसे ले जाया जा रहा है। अब तमाम ऑफिशियल 2-2.5 घंटे तक इस पूरे मामले में पेशी हुई है। सर, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 8 आरोपियों को भेजा गया है। 13 जुलाई को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस ने कोर्ट से नहीं मांगी आरोपियों की रिमांड। तो पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा गया है। तेरह जुलाई को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई है। पुलिस ने कोर्ट से हालांकि आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। राम मंदिर चढ़ावा केस में पेश हुए आरोपी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी, अयोध्या दान गबन मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। कोर्ट ने यह न्यायिक हिरासत पे भेजा है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने किसी प्रकार के कोई रिमांड की मांग नहीं की है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? और कहीं न कहीं इनका शिकंजा भी कसा जा रहा है। तेजी से इनके जो रिश्तेदार नातेदारों को सबके यहाँ छापा पड़ रहा है और खंगाला जा रहा है कि कचरे लिप्त क्या है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। जो पूरी तरह हाथ पे हाथ रखे बैठी थी, अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। जी आरपी, 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने कोई रिमांड नहीं ली है इस दौरान और 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है? पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी है। सभी इनके घर सबके घर पे आरोपियों के छापा मार रही है, खंगाल रही है। जो कागजात जमीन के कागजात मिल रहे हैं, किसी के यहाँ सोना मिला है, किसी के यहाँ कुछ सब कुछ ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अभी पुष्टि पुलिस नहीं कर रही, क्योंकि एसआईटी का मामला है, इसलिए बाद में पुष्टि करेगी। लेकिन जितने 8 आरोपी हैं उनको अभी जो है छापा मार रहे, खंगाल रही है। अब हो सकता है 2-3-4 रोज के अंदर इनको क्या नाम है अदालत में पेश करे और रिमांड में मांगे। हाँ बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है और इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा गया। और अब बात करेंगे 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ें।
अयोध्या में फैजाबाद अधिवक्ताओं की एसोसिएशन की बैठक में राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि अगर 24 से 48 घंटे में ये तीनों लोग अयोध्या नहीं छोड़ते हैं तो हम अयोध्या का चक्का जाम कर देंगे। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ ने फैसला किया है कि इस मामले में बनाए गए आरोपियों की ओर से संघ का कोई भी सदस्य अधिवक्ता अदालत में पैरवी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता आरोपियों की ओर से वकालतनामा दाखिल करता है तो उसे बार एसोसिएशन के निर्णय के अनुसार प्रति आरोपी 5 लाख रुपए की सहयोग राशि संघ के पास जमा करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस राशि का उपयोग अभियोजन पक्ष के कानूनी खर्चों के लिए किया जाएगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने यह भी कहा कि यदि कोई बाहरी अधिवक्ता आरोपियों की ओर से पैरवी करता है तो अधिवक्ता संघ उसका उचित विरोध करेगा। साथ ही यह भी जांच करेगा कि वह सरकार, विश्व हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ा तो नहीं है। कालिका मिश्रा ने कहा कि इस संबंध में अधिवक्ता संघ की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 15 अधिवक्ताओं का एक विशेष पैनल भी गठित किया गया है। ये पैनल अभियोजन पक्ष की ओर से कानूनी कार्रवाई में सहयोग करेगा। इसके अलावा 12 अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है जो चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे। तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपत राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ आरपी सिंह जुड़ गए हैं। आरपी, 3 दिन में अयोध्या छोड़ने का जो है ऐलान किया है वकीलों ने। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं और उसके पीछे कारण यह है कि वकीलों का कहना है कि कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़ेगा। काफी आक्रोश दिखा इन वकीलों में और इनके संगठन में। जी देखिए, बिल्कुल ये मामला सामने आया है अयोध्या में, जहां वकीलों ने ये ऐलान किया है कि जो भी राम मंदिर के चंदा चोर है, 8 आरोपी टिन्नू यादव सहित तमाम जो आरोपी हैं, इनको जो है बिल्कुल इनका जो कोई भी अधिवक्ता है मुकदमा नहीं लड़ेगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा की अध्यक्षता में यह बैठक की गई और बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा है कि गोपाल राव, चंपत राय और अनिल मिश्रा 3 दिन में अयोध्या छोड़ दे, नहीं तो जेल चले जाए। और अधिवक्ताओं ने इनके खिलाफ 156(3) सीआरपीसी के तहत मुकदमा यानी कोर्ट से दर्ज कराने की भी बात कही है, साथ ही सीबीआई जांच की भी बात कही है। साथ ही साथ बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने यह भी कहा है कि अगर जो भी इनका मुकदमा लड़ेगा तो उसको 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस अधिवक्ता को फाइन जमा करना पड़ेगा। यानी 8 का मुकदमा लड़ने के लिए 40 लाख रुपए फाइन जमा करने के बाद वो मुकदमा लड़ेगा। इसीलिए अधिवक्ताओं ने एक सुर में चंदा चोरों के खिलाफ मुकदमा जो इनका है, इनका न कोई जमानत लेगा, न इनका कोई दल लेगा और न ही इनकी कोई मुकदमे की पैरवी करेगा। ये बड़ा मामला अयोध्या में और वकीलों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है गोपाल राव, चंपत राय और अनिल मिश्रा को कि अगर ये 3 दिन में अयोध्या नहीं छोड़ते हैं या तो इनको अयोध्या छोड़े या जेल जाए, लेकिन नहीं करते हैं तो हम वकील जितने हैं आज 1 दिन के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। जिला क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने आज इनके रिमांड लेने जो है पहुंचे, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और 14 दिन का रिमांड जो है इनका अब फिर से बढ़ा दिया गया, यानी 14 जुडिशियल कस्टडी जो है वो पूर्णतः जो है इनकी बढ़ी है। जो एंटी करप्शन है उसमें भी इनके जो है वो बढ़ाया गया जुडिशियल कस्टडी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आरोपियों की अब छूटने की कोई बड़ा राम नगरी, तो कहीं ना कहीं अब चंपत राय,
और गोपाल राव, अनिल मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके घर पे लगातार जो छापेमारी हो रही है, ये जितने आरोपी हैं इनके यहाँ लगातार छापेमारी हो रही है। आज क्षेत्राधिकारी अयोध्या ने जो बैंक है SBI बैंक में भी गए, ऑस्ट्रेलिया कर्मचारियों से पूछताछ की, तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि कड़ी के बाद एक कड़ी खुलने वाली है। और 11 तारीख को, आगामी 11 तारीख को एक बैठक है श्री राम की, उसमें आगे निर्णय होगा। फिलहाल वकीलों ने इससे पहले मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिन में अयोध्या छोड़ने की मांग वकील संगठन ने किया है। बैठक में वकीलों का ये बड़ा ऐलान भी सामने आया है कि कोई भी इन आरोपियों के का जो है केस नहीं लड़ेगा, कोई भी वकालतनामा दर्ज नहीं कराएगा, दाखिल नहीं कराएगा। और अब बात करेंगे रास्ते को तरसता गांव। प्रतापगढ़ का सोनवा गांव विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। शहर से महज 5 किलोमीटर दूर और नगर पालिका से सटे करीब 7,000 की आबादी वाले इस गांव तक आज भी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती। एक और सई नदी और दूसरी ओर रेलवे लाइन होने के साथ रेलवे की ऊंची दीवारों ने ग्रामीणों की आवाजाही और मुश्किल कर दी है। बीमार या गंभीर मरीजों को चारपाई पर लाद कर 3 रेलवे लाइन पार कर एम्बुलेंस तक पहुंचना पड़ता है। मुहर्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ताजिया निकालने के लिए 2.5 फीट चौड़ा अस्थायी रास्ता बनाया है, लेकिन ग्रामीण स्थायी मार्ग की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय वादे तो किए जाते हैं, लेकिन आज तक गांव को सुरक्षित और सुगम रास्ता नहीं मिला है, जिससे हर आपात स्थिति में लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। दीवार में कैद हुआ सोनवा गांव, 7,000 की आबादी का ये गांव मुख्य मार्ग के लिए तरस रहा है। विकास के दावों, बड़े बड़े दावों के बीच आज ये प्रतापगढ़ का गांव विकास की बाट जोता नजर आ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ से महज 4 किलोमीटर दूर सोनावा ग्राम सभा में। यह गांव एक ऐसा गांव है जहां 7,000 की आबादी है, लेकिन गांव से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं। 3 तरफ से रेलवे लाइन ने घेर रखा है, वहीं एक तरफ सई नदी ने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें यहाँ पर जो गांववासी हैं ये अपने गांव से बाहर जाने के लिए जिद्दोजहद में लगे रहते हैं। मात्र रेलवे ने 3 फुट का इनको रास्ता दिया है, जिससे इनके जो बीमार लोग हैं, इनके यहाँ आने जाने वाले लोग, गाड़ियाँ, ये सब पूरी तरह से बंद हैं। हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के गाँव वालों से, उनसे जानेंगे ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या नाम है भैया आपका? शेर खान, अभी तो थोड़ी देर पहले काफ़ी आप बोल रहे थे, अभी आप कह रहे हैं इधर दिखाओ। क्या समस्या है आपकी? यहाँ समस्या है रास्ता का। रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है, कोई रास्ता। 3 तरफ से जो रेलवे घेरी है, पीछे जो है नदी है। तो आप लोग आते जाते कैसे हैं? 3 फुट का रास्ता है, आते जाते हैं ऐसे नदी नारे साथ जाते हैं, कोई रास्ता नहीं इधर से। इसकी शिकायत कभी किसी से की? शिकायत किया था। क्या नाम भैया आपका? अब्दुल कुद्दूस। कुद्दूस जी, यहाँ पर समस्या क्या है? आप लोग क्यों? समस्या यहाँ है, रास्ता जो कि है बंद हो चुका है। रेलवे ने 3 फीट का रास्ता दिया हुआ है, वो कभी भी आता है बंद करने को बोलता है, बंद कर देंगे। अपना लोग अपना खुद से रास्ता चुनिए। कभी भी गांव में आग लगेगी, फायर ब्रिगेड नहीं आ पाएगा, या कोई मरीज बीमार हुआ वो एम्बुलेंस आता है, वहाँ तो 1 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाता है, 2 लाइन पास। या कभी खुदा ना खास्ता रेल दुर्घटना होता है, राहत बचाव के लिए कुछ नहीं है। यहाँ किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है। तो बारात वगैरह कैसी आती है? बारात आती है, वहाँ पे 1 किलोमीटर पहले रुक जाती है। किसी तरीके बाइक से दुल्हा को लाया जाता है यहाँ पे। तो रिश्ता उस्ता मिल जाता है यहाँ? रिश्ता बहुत मुश्किल होता है। रिश्ता कोई देने को तैयार नहीं होता, या कोई लेने को तैयार नहीं होते यहाँ से। तो यहाँ की जो है लड़के लड़कियाँ शादी में बड़ी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें आती है, बहुत परेशानियाँ हैं यहाँ पे। तो भैया क्या समस्या है आपको? नेताजी ने तो अपनी बात बता दी। नेताजी ने बता दी, ठीक है। तो है समस्या बहुत बड़ी है, बहुत पहले से है समस्या। ये करीब 5 साल से ज़्यादा बढ़ गई समस्या हमारे यहाँ। ये इसके पहले ये मुख्य रास्ता हमारा यही है आने जाने का। प्राइमरी स्कूल देखिए सामने है, उसके आगे हाईवे मेन रोड है। मेन रोड आने जाने का हम लोग का मेन यही रास्ता है। पीछे नदी है, दो तरफ से ये रेलवे लाइन घेर रुकी है पूरे ग्राम सभा को हमारे। ये ठीक है, जो बड़े भाई ने अभी कहा कि सांसद जी से बताया नहीं गया, तो सांसद जी इसके पहले आए थे तो उनको बताया गया था कि रेलवे से ही हमारी रास्ता निकलेगी, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर निकलनी है तो चाहिए रेलवे की ज़मीन से इधर निकले। अगर रेलवे ये बंद करती है तो रेल की ज़मीन से ही निकल सकता है इधर, या तो फिर रेलवे हमारे फाटक चालू करे। ये उनसे पहले वादा किया गया, इसको बताया गया। इसकी आपने शिकायत या किसी एक आध बार शिकायत किया गया है। हम 3 दिन हम लोगों ने तहसील जिला कचहरी में धरना प्रदर्शन दिए हैं। डीएम साहब को जो है एप्लीकेशन दिए थे। 3 दिन वहाँ धरना प्रदर्शन इसके लिए हुआ था। व्यवस्था कुछ नहीं बदली? व्यवस्था नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई। क्या नाम है आपका? मुहर्रम अली खान।
भाई एक बात करेंगे, आप अभी अभी आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर यादव, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान हैं। आपके यहाँ ये ग्राम ये इतने लोग इकट्ठा हैं, ओवर ब्रिज, अंडरपास, यहाँ रास्ता नहीं है, कैसे देखते हैं? रास्ता क्या, यहाँ 49 नंबर गेट था, इसको हटा गोड़े कर दिए। तब से ऐसे आनंद फानंद लोग आते हैं कूद काद के, अपना नुकसान करते हैं। अरे भैया पूरा उम्र तो बीत गए हैं, 70-70 साल की निचकात है। रास्ता आप लोगों का कौन सा है? हाँ वही, जब से हम आए हैं तब से ये 1 लाइन 2 लाइन रही, 3 लाइन हो गई। आवे जाए कहाँ बड़ी परेशानी बा, मरीज यहाँ, डिलीवरी वाले यहाँ, मतलब कैसे से कैसे बहुत हर चीज हर समय है। सांसद विधायक आते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, वोट के समय आते हैं तो हमें वोट दो, जिताओ। अब आप कहाँ हम रास्ता देव, कॉलोनी देव, नलका देव, तो का देव, हमका कुछ ना जो, हमका केवल रास्ता की जरूरत है। तो अभी तक रास्ता नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। कितनी बार कितने सांसदों से शिकायत हो चुकी है? अरे भैया अब ऐसे होत रहा थे, हरदमे होत रहा थे, जे आवत है यह बयान रहा है, सुन सुन के चला जाते हैं, जब वोट हो जाए तो करे बाद बुलाए जाते हैं। आप मुहर्रम कमेटी से हैं और यहाँ पर ताजिया उठती है, बीच में करीब 3 फुट की जगह दी गई थी, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, यहाँ पर जो है, मैं मुहर्रम कमेटी शहर प्रतापगढ़ का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर फातिहा का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आया था। बहुत ही मिन्नत चिरौरी करने के बाद ये 3 फीट का रास्ता हम लोगों को मिला, लेकिन इस रास्ते से हमारे अलम तो गुजरे, लेकिन ताजिया और जो हमारे अखाड़े थे वो हम लोग तखत लगवा के प्रशासन में। आप अध्यक्ष हैं, आपको डीएम से शिकायत करना चाहिए, आप कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कुछ आपने किया इसके लिए? माननीय जिलाधिकारी से पिछले वर्ष भी हमने इसकी शिकायत किया था, तो उस वर्ष काम को रोक दिया गया था, और ये 17/6/2026 को माननीय जिलाधिकारी को हमने ये लेटर जो है दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है प्रपोजल प्रस्ताव बनाकर अंडरपास के लिए इसको जो है शासन और प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को भेज दिया जाए। आपने अपने सांसद से कभी इसके बारे में चर्चा की? सांसद जी से चुनाव में जिक्र हुआ था, संगम लाल जी से हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, तो आए भी थे गांव में, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम सांसद बनेंगे तो हम यहाँ पे मार्ग की व्यवस्था करेंगे। दरअसल ये मिली जुली आबादी है, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी बिलोंग करते हैं और मुस्लिम भी कम्युनिटी जो है बिलोंग करती है, तो सभी ये मिक्स आबादी है, तो यहाँ पे सभी नेताओं का आना जाना रहता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महफूज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महफूज, एक प्रतापगढ़ का एक गांव जो 7000 की आबादी है, लेकिन इस गांव को अब तक सड़क नसीब नहीं हो पाई है, ग्रामीण परेशान है, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, और इस गांव को अब तक विकास इस गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाया? महफूज आप हमें सुन पा रहे हैं? महफूज से शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दीवार में कैद हुआ सोनवा गांव विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नहर कटी आफत आई। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें नहर कटी आफत आई। बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लॉक में शाहपुर सिद्धवी माइनर नहर कर्मे में मऊ गांव के पास नंदन वर्मा के खेत में निकट जर्जर तटबंध टूटने से नहर कट गई, जिससे तेज बहाव का पानी आसपास के खेतों में भर गया। नहर क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों बीघा भूमि की सिंचाई प्रभावित हो गई है और आगे के दर्जनों गांव के किसान पानी के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों ने बोरे और मिट्टी डालकर कटान रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसान शैलेंद्र कुमार, रमेश कुमार, नंदन वर्मा सहित अन्य किसानों ने बताया कि धान रोपाई के समय सिंचाई बाधित होने से फसल सूखने का खतरा पैदा हो गया है। किसानों ने सिंचाई विभाग से तत्काल मरम्मत का कार्य कर पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। वहीं विभाग का कहना है कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेज दिया गया है। तो नहर कटने से सिंचाई व्यवस्था ठप हुई है, तटबंध टूटा है खेतों में, जिससे पानी भरा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये तटबंध टूटा है। धान रोपाई पर अब खतरा, संकट मंडरा रहा है।
तो तटबंध टूटा है, खेतों में भरा पानी। आपको बता दें बाराबंकी के त्रिवेदीगंज से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों बीघा भूमि सिंचाई प्रभावित हुई है और आगे के दर्जनों गांवों के किसान पानी के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों ने बोरे और मिट्टी डालकर कटान रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसान शैलेंद्र कुमार के साथ अन्य किसानों ने बताया कि धान रोपाई के समय सिंचाई बाधित होने से फसल सूखने का खतरा पैदा हो गया है। किसानों ने सिंचाई विभाग से तत्काल मरम्मत कर पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। वहीं विभाग का कहना है कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर भेज दी गई है। तो बाराबंकी से अहम खबर, तटबंध टूटा, खेतों में भरा पानी, धान रोपाई पर संकट मंडराया हुआ है। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बाराबंकी से जुड़ गए हैं। राहुल, नहर कटने से सिंचाई व्यवस्था पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। तटबंध ये कैसे टूटा है? किसान कहीं ना कहीं इसको लेकर आशंकित हैं कि उनकी फसल पर फर्क पड़ेगा। राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, का मामला है, शाहपुर सिद्धवी माइनर नहर है जो कट गई थी। इसके बारे में वहाँ के जो किसान हैं जिनके खेत के बगल से नहर कटी थी, काफी संख्या में पानी उधर आसपास के खेतों में भर गया और वहाँ के जो किसान हैं वो काफी उनकी फसल का भी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ उसके आगे के कई गांव ऐसे हैं जिनमें इस नहर से पानी जाता था, लेकिन वो सब पानी माइनर कट जाने के चलते वहां नहीं जा पाएगा, जिसके चलते लगभग सैकड़ों बीघा फसल जो है सूखने की कगार पर है। धान की फसल सूखने की कगार पे आ गई है। गाँव वालों ने भी कुछ प्रयास किया बोरी और अन्य तरीके से पानी रोकने का, लेकिन क्योंकि बड़े स्तर पर वो कटी 3 माइनर, वो पानी नहीं रुक पाया, इसलिए इनका काफी नुकसान हो गया। विभाग में जानकारी दी गई थी, विभाग के अधिकारियों ने बोला हम लोग को सूचना मिल गई है, जल्दी पहुंच के ही हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से वो माइनर सही नहीं हो पाई है, जबकि वहाँ काम लगातार जारी है। साथ ही साथ बाराबंकी जिले में सिल्ट सफाई का काम, टेंडर उठे थे और लगातार चल रहा था, जिसमें देखा जा सकता है कि ठेकेदार कहीं ना कहीं विभागीय हीरावारी के चलते मनमानी भी कर रहे हैं, नहर को अंदर से भी खोद दे रहे हैं, साइड में भी मानक विपरीत खुदाई हो रही है, जिसके चलते अक्सर ये देखा जाता है माइनर कट जाती है और किसानों को इसे भोगना पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों ने तत्काल मरम्मत की मांग की है सिंचाई विभाग से। नहर कटने से सिंचाई व्यवस्था ठप होने की आशंका किसानों में देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे बिजली कटौती की मांग। आपको बता दें अलीगढ़ के टप्पल कस्बा विद्युत उपकेंद्र पर भीषण गर्मी के बीच लगातार 5 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। उमस और तेज गर्मी के कारण हालात पहले से ही मुश्किल बने हुए थे। ऐसे में लंबे समय तक बिजली न आने से सिंचाई के साथ साथ घरेलू बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है। नाराज किसानों ने टप्पल कस्बा विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर विद्युत कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है और उपकेंद्र पर ताला जड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि लगातार हो रही बिजली कटौती से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची तथा बिजली आपूर्ति बहाल करने और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास शुरू किया। और अब बात करेंगे 48 घंटे में दस्तक देगा मानसून। कानपुर में मानसून के अगले 24 से 48 घंटे में आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमा पर रुका मानसून अब आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में है। 30 जून और 1 जुलाई से कानपुर मंडल और आसपास के क्षेत्रों में 10 से 15 मिलीमीटर तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं, जबकि जुलाई के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश की उम्मीद मौसम मॉडल जता रहे हैं। वहीं हीट इंडेक्स, वेट बल्ब तापमान और 8.5 से अधिक यूवी इंडेक्स के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने लोगों को दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने तथा बाहर निकलने पर पर्याप्त पानी, छाता, धूप का चश्मा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। देखिए इस समय जून का जो माह रहा है वो पूरे देश में सामान्य से 43% बारिश कम हुई है। कानपुर मंडल में कानपुर से लेके सारे जिलों में 23% से लेके 99% तक बारिश कम दर्ज हुई है, जो सामान्य से कम है। ऐसी स्थितियों में किसानों ने धान की बेड़ डाल दी थी
वो सूखने वाली स्थिति पे है, और जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ लगातार दूसरे दिन किसानों को उनमें इरिगेशन करनी पड़ रही है, जिससे उनकी लागत का खर्चा बढ़ जाता है। अभी भी ये स्थितियां हैं कि इस महीने की जो सामान्य बारिश होती है वो कवर होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से मानसून अभी महाराजगंज के उधर बिहार में रुका हुआ है, तो आगे जो परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं तो मानसून आगे आएगा और 30 जून तक कानपुर मंडल में आने की संभावना है, और जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होगा उसमें बारिश होने की भी संभावना